हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ तो युवा मोर्चा में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं प्रदेश मंत्री था जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे हमारे युवा मोर्चा में। कि जब मोहननाथ गोस्वामी जी की शहादत हुई थी तो कांग्रेस की सरकार थी। मैंने उस परिवार को, उस बिटिया को 5 लाख रुपए की एफडी मैंने व्यक्तिगत अपने उससे दी थी। कांग्रेस तो देखिए साहब, ऐसा है कि ये मिथक हर जगह से टूटेगा। पूरे देश से कांग्रेस को जो है कि जनता नकार चुकी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। न्यूज़ टुडे नेटवर्क के कई नेताजी के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और प्रदेश के नेता चुनाव में जाने से पहले जनता के सामने अपना विजन लगातार रख रहे हैं। आज के इस एपिसोड के लिए स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं भाजपा के सीनियर लीडर पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी, जो कि आजकल लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। उन्हीं से बात करते हैं लालकुआं सीट के लिए जनता से वे क्या वायदे कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड के लिए हमारे खास मेहमान हैं भाजपा के सीनियर लीडर और पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी, जो लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के टिकट के लिए उन्होंने दावेदारी पेश की है। उन्हीं से बातचीत करते हैं आज। क्या कुछ स्पेशल है जनता के लिए लालकुआं क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए? क्यों आपने दावेदारी करी है? और भाजपा के विधायक जबकि वहां से पहले से ही मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं लंबे समय से जो है कि उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 2013-14 से मैं है कि क्षेत्र के अंदर काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे लंबे समय से जो है मैं पार्टी में, चाहे वो विद्यार्थी परिषद के टाइम से हो, युवा मोर्चा में रहा हूँ, प्रदेश की मेन बॉडी में रहा हूँ, तराई बीज विकास निगम का अध्यक्ष रहा हूँ, जो पंतनगर में तराई बीज विकास निगम है उसका मैं चेयरमैन रहा था, और वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। और लंबे समय से लगभग 22-23 साल से जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। जहाँ तक आपका विषय है कि वहाँ से चुनाव लड़ने का, तो उस क्षेत्र की जनता के साथ मेरा लगातार संपर्क और संवाद है, कार्यकर्ताओं से हो चाहे जनता से हो। क्योंकि मैंने पिछली बार भी जो है कि उस क्षेत्र से एक दावेदारी प्रस्तुत की थी, लेकिन हमारे यहाँ एक पार्टी में एक व्यवस्था है, पार्टी में एक सिस्टम है, एक फोरम है, वो तय करता है और उसका निर्णय हम सब लोगों को स्वीकार होता है। इसलिए मैंने इस बार जो मेरी दावेदारी है वो प्रबल दावेदारी है, क्योंकि मैं आपदा का, चाहे वो आपदा का समय हो, चाहे वो कोविड-19 के टाइम पर हो। आप देखिए कि 2 साल कोविड-19 के समय पर मैं लगातार क्षेत्र के अंदर जो है कि जनता के बीच में रहा हूँ, और मेरा संपर्क और संवाद जो है वहाँ जनता के बीच में लगातार आज भी बना हुआ है। अच्छा, भाजपा जो है विधायक दुमका को छोड़कर आपको क्यों टिकट दे? कांग्रेस कहती है क्षेत्र में जो है भाजपा के विधायक का बड़ा विरोध हो रहा है। देखिए, कांग्रेस तो अपने विपक्ष के धर्म का पालन कर रही है। कांग्रेस क्या कह रही है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपसे फिर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी में किसको कहाँ से लड़ना है, किसको कहाँ कौन लड़ाएगा, किसने लड़ना है, ये पार्टी के एक उचित फोरम पे पार्टी निर्णय लेती है। उसके लिए पार्टी में एक व्यवस्था है। प्रदेश नेतृत्व, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, ये लोग तय करते हैं कि किसको लड़ना है। दावेदारी प्रस्तुत करना किसी भी कार्यकर्ता का मौलिक अधिकार है। लोकतांत्रिक पार्टी है। भारत में, पूरी हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। कार्यकर्ता आधारित पार्टी बोलते हैं, पार्टी विद द डिफरेंस हम इसीलिए इस पार्टी के लिए कहते हैं, और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कौन कहाँ से लड़ेगा, इसके लिए कहीं कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। क्षेत्र के अंदर जिसको जहाँ संभावना लगती है, मुझे लंबे समय से उस क्षेत्र के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मुझे वहाँ संभावना दिख रही है, बाकी पार्टी नेतृत्व ने निर्णय लेना। अच्छा, दुमका जी का भी कुछ दिन पहले बयान आया था कि कुछ लोग हैं हमारे पार्टी के जो दूसरी विधानसभा में रहते हैं, वो बाहर ही हैं और वो यहाँ अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं ध्यान देते हैं? क्या कहेंगे? दुमका जी का इतना कंट्रोवर्शियल बयान आ रहा है अपनी पार्टी के लीडर्स के लिए, आपके लिए है, दूसरा उनका इशारा आपकी तरफ था, दूसरा जो है जिला अध्यक्ष जो प्रदीप बिष्ट ने भी वहाँ पे दावेदारी करी, और भी कई लीडर्स हैं ऐसे। देखिए, दुमका जी क्या कह रहे हैं, ये दुमका जी की अपनी इंडिविजुअल सोच है। कौन बाहरी कौन अंदरूनी, आज तो मेरा उस कार्य क्षेत्र के अंदर जनता के बीच अगर मैं लंबे समय से रहा हूँ, लोगों ने कहा, कार्यकर्ताओं ने, कि आपका आवास हल्द्वानी हमें दूर पड़ता है। आप जब दिन भर पूरे समय तो इस क्षेत्र को आप समय देते हैं, तो इस क्षेत्र में आप अपना आवास बनाए कि जनता की जनभावना के अनुरूप। आपने देखा है कि मैंने वहाँ अपना नया आशियाना भी बनाया, और जिस दिन उस आशियाना का गृह प्रवेश था, पूरी विधानसभा क्षेत्र से आप देखते हैं कम से कम 13-14 हज़ार लोग हर कोने से क्षेत्र की जनता वहाँ पर आई थी। अब विधायक जी क्या सोचते हैं, मैं विधायक जी के बारे में व्यक्तिगत उनकी अपनी सोच हो सकती है, हर आदमी की अपनी इंडिविजुअल सोच है। ये पार्टी तय करती है कि किसको लड़ना है, किसको लड़ाना है। हम सब लोग दावेदार हैं, और भी लोग दावेदार होंगे, उसमें दावेदारी करना कोई कहीं वो नहीं है। पार्टी का जो निर्णय रहेगा वो स्वीकार है सबको। तो लोगों के काम हो पा रहे हैं? आपने वहाँ पे नया घर बनाया है, लोग से जो दूरियाँ थी अब तक, आप कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में रहते थे,
क्षेत्र तो देखिए पुराने समय में आप जानते हैं कि ये पूरी विधानसभा एक ही विधानसभा थी, छोटी छोटी विधानसभाएं अब हो गई हैं, जिसको जहां संभावना दिखाई देती है। और हम सब लोग एक राष्ट्रवादी पार्टी, एक राष्ट्रीय विचार से जुड़े हुए हैं। हम पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इसमें कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि कौन कहाँ रह रहा है, कौन कहाँ से जा रहा है। और जहाँ तक काम करने का, जनता के बीच लगातार, मैंने कहा कि लगभग इतना लंबा समय हो गया कि हम जनता के बीच में हैं। जनता लाल कुआं के जो मुद्दे हैं, पुराने मुद्दे आज भी जस के तस बने हुए हैं। जो मैं देख पा रहा हूँ कि राजस्व गांव बनाने की बात आपकी पार्टी ने कही, कांग्रेस ने भी कही। उसके बाद लाल कुआं क्षेत्र की जनता जो है, जो मालिकाना हक देने की बात कही, वो आपकी पार्टी भी कहती रही और दूसरे दल भी कहते रहे जिनकी सरकार पूर्व में रही। क्या वजह है कि आप लोग मुद्दों से भटक जाते हैं एकदम? जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको मुद्दा नज़र आता है वो, जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो आपकी पार्टी के लोग, आपके खुद विधायक इस चीज़ को लगता है भूल गए। देखिए, बात सही है कि जो लाल कुआं विधानसभा के अंदर जो राजस्व ग्राम का मुद्दा है, जो वन आरक्षित क्षेत्र के अंदर जो है कि वहाँ पर लोग लंबे समय से जो है कि लोग वहाँ पर रह रहे हैं, और आज वो पूरा रूप स्वरूप जो है वो पूरा राजस्व गांव का ले चुका है। वहाँ पर पूरी तरीके से बसावट जो है वो राजस्व गांव की तरह है। सड़क, पानी, बिजली, और लोगों की 65-70 हज़ार की वहाँ पर जो है कि लगभग पॉपुलेशन भी है। और लंबे समय से उन लोगों की मांग, और ये मांग जायज़ है। मैं इस बात को मानता हूँ कि राजस्व गांव वहाँ पर बनना चाहिए। लेकिन देखिए, हमारी सरकार ने इस पर बहुत सारे प्रयास किए हैं, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट वाला मामला है, वो रिजर्व फॉरेस्ट के कारण कुछ दिक्कतें, तकनीकी रूप से उसमें दिक्कतें आती हैं। लेकिन अभी भी इसमें जो है, अभी रिसेंटली, अभी मैं आपको 6 महीने, साल भर पहले की बात बता रहा हूँ कि पूरा प्रस्ताव इसका बनकर यहाँ के डीएफओ ने, तत्कालीन डीएफओ ने वो प्रस्ताव जो है कि शासन को भेजा है, और शासन से वो भारत सरकार के अंदर जा चुका। और उस पर यहाँ के हमारे जो लोकप्रिय सांसद हैं, आदरणीय अजय भट्ट जी, उन्होंने भी इस विषय को पार्लियामेंट के अंदर रखा था, सदन के अंदर रखा था। और अभी जब से नए मुख्यमंत्री हमारे यहाँ पर आए, क्योंकि वो एक सैनिक परिवार से भी हैं, और उनकी जो विधानसभा का क्षेत्र है वहाँ पर भी फॉरेस्ट का मामला रहता है, और भली भांति इस बात को जानते हैं। जब उन्होंने कार्यभार आज से 4-5 महीने पहले, जब 5 जुलाई को लिया था, उसके बाद मेरी जब मुलाकात हुई थी, तो ये मुद्दा मैंने उनके सामने रखा था। और उन्होंने तत्कालीन उस समय जो है कि फॉरेस्ट सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी से भी इस विषय पर कहा था कि इस पर क्या प्रगति है, इसको तत्काल जो है इस पर कार्रवाई तेज की जाए। मैं समझता हूँ शायद इस पर बातचीत सरकार लेवल पर चल रही है, और ये राजस्व गांव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनाएगी, डबल इंजन की सरकार बनाएगी। ये मैं इस चैनल के माध्यम से आपको पूरी तरह से बताना चाहता हूँ, जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, लाल कुआं विधानसभा के लोगों को, कि राजस्व गांव हम लोग ही बनाएंगे। कांग्रेस ने तो आज तक सिर्फ जो है कि झूठे वादे किए थे, कांग्रेस ने सिर्फ घोषणाएं की हैं। कांग्रेस ने किसी भी तरह से कोई जमीन धरातल पर काम नहीं किया। दुर्गापाल मिनिस्टर थे, वहाँ बिंदुकत्ता में नगर पंचायत बनाई गई। भाजपा ने बेतहाशा विरोध किया, भाकपा माले वहाँ पे जो ज़्यादा सक्रिय है उन लोगों ने विरोध किया, और आज तक वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है। क्या है विरोध की राजनीति ये? देखिए, जब आपने जिनका नाम लिया है उस समय के तत्कालीन मंत्री जी का, तत्कालीन मंत्री जी तो सरकार थी वहाँ पर, तत्कालीन मंत्री जी ने राजस्व गांव को लेकर कोई भी पहल नहीं की। सिर्फ अंतिम समय में उन्होंने वहाँ गुमराह करने के लिए राजस्व गांव तो नहीं बनाया, लेकिन जो है कि नगर पंचायत बना के जो है कि वहाँ के लोगों, जबकि वो तकनीकी रूप से मैं समझता हूँ एक चुनावी स्टंट था, वो कहीं किसी तरह से व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो वहाँ की जनता उसको स्वीकार नहीं कर रही थी। वो पॉलिटिकल वो था उनका स्टंट। उसके अगर उन्होंने वास्तव में बिंदुकत्ता क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते तो सबसे भारी भरकम और सबसे ताकतवर मंत्री रहे वो। उस समय निर्दलीय विधायक थे वो, और मुख्यमंत्री के बगल में बैठ के चलते थे, उनकी जो वो कहते थे वो होता था। लेकिन आप देखिए कि उस क्षेत्र में उन्होंने राजस्व गांव को लेके पूरे 5 साल उनके मुंह से कभी कोई आवाज़ ही नहीं निकली राजस्व गांव को लेके। अच्छा, आप खुद सैनिक परिवार से आते हैं, और आपने मोहननाथ गोस्वामी की जो है शहादत भी आपने देखी। राष्ट्रवाद का दम भरती है आपकी पार्टी, और उसके बाद उस अशोक चक्र विजेता जो शहीद मोहननाथ गोस्वामी हैं, उनके नाम पर उन्होंने मिनी स्टेडियम घोषित किया, आज तक नहीं बन पाया। देखिए, ऐसा है कि आपको याद होगा कि जब मोहननाथ गोस्वामी जी की शहादत हुई थी तो कांग्रेस की सरकार थी, और आपको ये भी याद होगा कि उस शहादत के समय सबसे पहले उस क्षेत्र में मैंने उस परिवार को, उस बिटिया को 5 लाख रुपए की एफडी मैंने व्यक्तिगत अपने उससे दी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम उस सैनिक ने जो है कि इस देश के लिए किया था। जो 10 मिलिटेंट उसने मारे थे, और उसके बाद उस व्यक्ति की जो है कि शहादत हो गई थी, और उसके बाद उसको पीस टाइम का जो सबसे हाईली गैलेंट्री अवार्ड होता है अशोक चक्र से सम्मानित किया, जो इस क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन तत्कालीन सरकार के रहते हुए ये घोषणा उस समय की गई थी, लेकिन उस सरकार ने, आप जानते हैं कि जो सरकारी पैसा राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है, वो पैसा भी उनको, जब मैंने 5 लाख रुपए दिए थे, उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी वो चेक देने के लिए आए थे, जो कि सरकार और जनता का पैसा था।
तो उनकी तो शुरू से ही घोर लापरवाही रही है, सैनिकों के प्रति उनका कोई वो नहीं रहा। उत्तराखंड राज्य सैनिक बाहुल क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है, चाहे वो वन रैंक वन पेंशन की बात हो, अटल जी के समय में, चाहे कारगिल युद्ध जिस समय हुआ था। आप जानते हैं कि जितने भी वीर सैनिकों ने जो है कि सीमा पर जो शहादत हुई थी, सम्मानपूर्वक हर घर तक जो है कि उन सैनिकों को हमारी सरकार ने पहुंचाया था। तो अब क्यों नहीं कर और पा रहे आप? अभी भी मैं वही बात बता रहा हूँ, अभी जो है देखिए कि सैनिकों की जो सैन्य धाम की बात भी हमारी सरकार ने, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा पूरी तरह से अपने सैनिकों के सम्मान के लिए है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी यहाँ पर कि 4 धाम इस राज्य के अंदर हैं, 5वां धाम अगर बनेगा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, तो उत्तराखंड में जो है सैन्य धाम के रूप में बनेगा, जिसके लेकर आप जानते हैं कि अभी वीरों के घरों से जो है कि सैनिक सम्मान यात्रा हमारे पूरे राज्य के अंदर निकली, जिसमें वीर सैनिकों के घरों से जिन्होंने शहादत दी थी वो मिट्टी गई, और उससे एक बड़ा स्मारक जो है कि देहरादून के अंदर बनेगा। और सैनिकों का सम्मान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मोहननाथ गोस्वामी जी की जो आप बात कर रहे हैं, मोहननाथ गोस्वामी के लिए भी यहाँ पर सरकार ने, और पूरी तरह से इस पर जो है कि वो मैंने वन आच्छादित क्षेत्र के कारण मैंने कहा कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें जो है कि वो दिक्कतें आ रही हैं, वो भी अंतिम चरण में है। वो निश्चित ही इसके लिए भी मैं वादा करता हूँ आपसे, और मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि निश्चित ही वो स्टेडियम वहाँ पर बनेगा, और उस स्टेडियम को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। चलिए, अच्छी बात है, ये हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे और लालकुआं की जनता भी देख रही होगी जो आपने वायदा किया है। एक बार हम लोग और देखते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो वहाँ का है। पहले भाजपा थी, फिर कांग्रेस आई, फिर इंडिपेंडेंट बने, अब भाजपा आई। कहीं ऐसा तो नहीं इस बार टर्न कांग्रेस का हो? कांग्रेस तो देखिए साहब, ऐसा है कि ये मिथक हर जगह से टूटेगा। पूरे देश से कांग्रेस को जो है कि जनता नकार चुकी है। आखिर कांग्रेस ने सबसे लंबे समय तक इस देश के अंदर राज किया है, और आप देश की स्थिति देख लेंगे कि आज देश किस मोड़ पर है। और मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी कहूँगा, तो आप देखिए कि प्रधानमंत्री जी का दौरा जब यहाँ पर रहा है अभी पिछले दिनों, तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा इस छोटे से राज्य के प्रति उनका लगाव, उनकी भावनात्मक लगाव, उनकी जो सोच है इस राज्य से, उनका एक बड़ा लगाव आज से नहीं। वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2013-14 में आप जानते हैं जब एक भीषण आपदा जब केदारनाथ के अंदर आई थी, तो प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्होंने घोषणा की थी कि अगर केदारनाथ वैली में अगर गुजरात सरकार से अगर कहीं भी कोई वो हो, तो मैं इसको पूरे कार्य को करने के लिए जो भी यहाँ पर भारी भरकम नुकसान हुआ है, जो इसका जीर्णोद्धार का काम है या चाहे इसकी नुकसान की भरपाई है, गुजरात से मैं करने को तैयार हूँ। और मुख्यमंत्री के नाते वो इस दौरे पर आए भी थे, और उनका लगाव पहले से ही इस प्रदेश के अंदर रहा। और 7 सालों में आप देखिए जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और यहाँ पे केंद्र में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तो उन 7 सालों में 2007 से 14 तक आप जानते हैं कि इस राज्य के अंदर, मैं छोटा सा उदाहरण और डेटा के साथ बता रहा हूँ ये आपको, कि 200 किलोमीटर की सड़कें बनी थी यहाँ। NH का काम 200 किलोमीटर हुआ था, और आज जो है इस राज्य के अंदर जो है कि 2000 किलोमीटर की इन 7 सालों के अंदर नेशनल हाईवे की सरकार बनी। 4 धाम ऑल वेदर रोड, जो 4 धाम में ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, आप देखिए कितनी तेज़ी से काम हो रहा है, यात्रा को कितना सुगम और सरल बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बड़ा काम हो रहा है। 12,000 करोड़ रुपये आज तक यहाँ पर निवेश खर्च हो चुका है, जबकि उनके कार्यकाल में सिर्फ 600 करोड़ रुपया उन्होंने इस राज्य के अंदर दिया था। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में भी और राज्य के अंदर भी, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा है कि 18,000 करोड़ रुपए का योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करके जो है वो पिछले दिनों करके गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि राज्य के अंदर किस तरह का विकास हुआ है, चाहे वो यहाँ का पर्यटन को लेके हो, तीर्थाटन को। निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि देखिए उन्होंने अपने भाषण में भी ये बात कही थी कि मैंने पिछले 5 साल पहले जब वो परेड ग्राउंड में आए थे, उन्होंने कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी इस राज्य के काम आएगी, और वो आएगी। आने वाली पीढ़ियां, आने वाले समय में उन्होंने अपने भाषण में ये बात भी कहा था। देखिए कि पलायन जो है लगातार हुआ है, नहीं देखिए उन्होंने ये बात उन्होंने देखिए ये बात भी अच्छी तरह कहा होगा कि मुझे पता है कि पुरानी पहले वाले लोगों ने, पुरानी पीढ़ी ने वो दर्द जो देखा था पहाड़ में, जो विषम परिस्थितियों में पहाड़ के अंदर लोगों ने पलायन किया था, वो समय आने वाली पीढ़ी उस दुख और दर्द को नहीं झेलेगी। आप पलायन की बातें कर रहे हैं, 5 गाँव के अंदर सड़क नहीं थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जब अटल जी ने चलाई थी, आज घर घर गांव जो है कि सड़क से मुख्य सड़क से जुड़ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपसे कहा कि इतना बड़ा काम आज दिल्ली से देहरादून, आप 2.5 घंटे के अंदर दिल्ली से देहरादून के अंदर पहुंचेंगे। एक आर्थिक जो हमारा इस राज्य के अंदर जो एक तालमेल होगा, जो इन व्यापारिक व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी जो है कि इस राज्य के अंदर गतिविधियां बढ़ेंगी, इकोनॉमिकली जो है भी कि इस राज्य के अंदर वो होगा। बेरोजगारों और पलायन की समस्या थी, उस समस्या जो है हम लोग जैसे बात करते हैं, गुटबाजी भी भाजपा के अंदर बड़ी चरम पर रहती है। पहले जो गुट थे, एक निशंक गुट था, खंडूरी, आप उनके बड़े नज़दीकी रहे, निशंक जी के भी बड़े नज़दीकी रहे, खंडूरी जी के भी नज़दीकी हैं। तो
क्या वजह थी कि आपको त्रिवेंद्र सिंह जी भी आपके भाजपा के ही मुख्यमंत्री थे और आपका साथ नहीं मिल पाया? क्या दूरियां क्यों रही? क्या वजह रही कि दूरियां हो गई? और आपने एक पत्र लिखा पार्टी को और वो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि प्रदेश के अंदर कोई गुटबाजी है, प्रदेश के अंदर कहीं कोई। सब लोग जो है कि भारतीय जनता पार्टी का एक गुट है और उस गुट में ये सब हमारे नेता हैं, सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं। मैं सबके नज़दीक रहा हूँ, चाहे वो जनरल साहब हों, चाहे वो निशंक जी हों, चाहे वो भगत दा हों, चाहे वो अजय भट्ट जी हों, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, चाहे हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके साथ तो युवा मोर्चा में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं प्रदेश मंत्री था जब वो प्रदेश के अध्यक्ष थे हमारे युवा मोर्चा में। तो ये कहीं कोई उस तरह का कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई गुट है। और जहाँ तक आपने वो चिट्ठी की बात की थी, तो वो मैंने तत्काल उस समय के जो है कि वो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ मैंने वो चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि जब मैं तराई बीज विकास निगम का अध्यक्ष था उस समय वो कृषि सचिव के साथ साथ वहाँ बोर्ड में डायरेक्टर भी थे और उनकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, शिकायतें थी, बहुत सारी बातें थी। वो बातें अब मैंने अपने जहाँ उचित जगह पर है उस बातों को मैंने रखा भी था। उसके कारण मैंने चिट्ठी उनके चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ लिखी थी। वो मैंने कोई सरकार के खिलाफ या उनके खिलाफ नहीं लिखी थी। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये, जैसे पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार काम भी कर रहे हैं, तो इस बार आप, पिछली बार तो आप पुष्कर सिंह धामी की टीम का हिस्सा रहे जिस समय वो युवा मोर्चा के सदस्य थे। इस बार हिस्सा नहीं बन पाए, जो विधानसभा की हम बात करें उनके सदस्य नहीं बन पाए, तो इस मलाल है आपको और अगली बार के लिए विधानसभा में उनका हिस्सा बनना चाहेंगे, उनके साथ में चलना चाहेंगे? देखिए, ये तो ठीक है, वो तो सबकी महत्वाकांक्षा होती है। जब राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आदमी काम करता है तो हर आदमी चाहता है कि मैं भी जो है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने का मुझे भी मौका मिले। ये सबको अपना अपना अवसर मिलता है, कुछ भाग्य होता है, हर लोग काम करते हैं। हम लोग भी लंबे समय से हमने साथ में काम किया है और मेरे तो अध्यक्ष रहे हैं वो युवा मोर्चा के शुरू से ही। एक विजनरी व्यक्ति के रूप में उन्होंने काम किया। संगठन के अंदर उनकी एक बड़ी अच्छी पैठ है सबको साथ लेके चलने की, जो हमारा मूल मंत्र है, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वो उस मूल मंत्र में बिल्कुल पूरी तरह से फिट बैठते हैं। और निश्चित ही आज उनके, जब से उन्होंने 5 जुलाई से इस प्रदेश की कमान संभाली है, आज प्रदेश के अंदर एक अलग उत्साह का वातावरण है। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि देखिए कि युवा नेतृत्व, एक सशक्त और युवा नेतृत्व हमने उत्तराखंड को दिया है। लोगों में और युवाओं में एक ज़बरदस्त उत्साह है और उनको लेकर निश्चित ही मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी जो हमारा नारा है अब की बार 60 के पार, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ जो है कि इस राज्य के अंदर आएगी। चलिए, ये तो खैर आपके अपने कयास हैं, आपके दावे हैं, कितने पूरे होते हैं। अच्छा, टूरिज़्म को लेकर भी मैं देखता हूँ आपके जो है उस तरफ रुझान काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो जो है टूरिज़्म बेस्ड है। तो उसमें क्या कहेंगे? आपके खुद के होटल भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं और आपके इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं उसको लेकर आप चूँकि उनका मर्म जानते होंगे, उन होटलर्स का, उन जो क्षेत्र के लोग हैं, क्या कहेंगे टूरिज़्म को लेकर? अपना विज़न जो है थोड़ा अगर बताना चाहेंगे तो। हाँ, निश्चित ही देखिए, इस राज्य के अंदर जो है कि पर्यटन की अपार संभावना है। ये उत्तराखंड देवभूमि जो है कि तीर्थाटन और पर्यटन, गढ़वाल में तीर्थाटन और कुमाऊं में पर्यटन, उस दृष्टि से यहाँ पर बहुत ही फर्टाइल स्टेट है। यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं, चाहे राजा जी नेशनल पार्क हो, जिम कॉर्बेट पार्क हो। यहाँ पर इसी लाल कुआं विधानसभा के अंदर आप देखिए कि नंदौर क्षेत्र है जब बर्ड सेंचुरी है, मछली वन है, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर जगह पर्यटक के रूप में, पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है और इसको लेकर बहुत अच्छा काम राज्य के अंदर हो सकता है और राज्य इस पर कर भी रही है काम। पर्यटन की दृष्टि से आज देखिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे काम पर्यटन के क्षेत्र में जो है कि राज्य के अंदर हो रहे हैं। पर्यटन को कैसे बढ़ावा दिया जाए और आने वाले समय में अवसर और मौका मिलेगा तो निश्चित ही हम सब लोग मिलकर जो है कि पर्यटन के क्षेत्र में मेरी विशेष रुचि हमेशा से रही है, क्योंकि और वैसे भी ये राज्य के अंदर मैंने कहा कि बहुत अपार संभावना है। हम लोग पर्यटन को, इसको पर्यटन प्रदेश के रूप में एक विश्व पटल पर लाकर जो है कि इसको करेंगे उसके लिए काम। अच्छा, आप लोग जो है जो इंटरनेशनल ज़ू जो है आपके क्षेत्र में बनना था, वो जो है अभी तक जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस के ज़माने में शुरू हुआ और वो अब तक उस पर कोई काम ही नहीं हुआ। आप टूरिज़्म की बात कर रहे हैं लेकिन जो हालात हैं वो आप देखिए। नहीं, कहीं ना कहीं देखिए वो कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुआ था। वो कांग्रेस की अपनी राजनीति के कारण ही वो उसकी भेंट चढ़ा होगा।
वहाँ पर जो इंटरनेशनल जू की बात है वो अभी भी जो है कि वो पाइपलाइन में है और उसमें फॉरेस्ट की कई सारी चीज़ें की धीरे धीरे, देखिए 1980 में जब वन अधिनियम बना था, आज 2021 हो गया है और फॉरेस्ट की कई चीज़ें ऐसी हैं, एनजीटी है, कुछ दिक्कतें थोड़ा बहुत आती हैं, उसको ठीक तरह से फॉलोअप किया जाएगा। हमारी डबल इंजन की सरकार है, उचित जगह पे चाहे राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार के साथ में मिलकर पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं, ये जू वाला भी जो आपने इस समय जो मेरे संज्ञान में लेके आए थे, इस पर भी कार्य सरकार के स्तर पर कार्य चल रहा है और निश्चित ही वो जू भी यहाँ पर बनेगा। किसान क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा है, किसानी खेती किसानी आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको लगता है कि जो किसानों के लिए कुछ स्पेशल कुछ किया जाए जिससे जो किसान गोलापार के हों, चाहे वो चोरगलिया के हों, चाहे वो हल्दू चौड़ के आप जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में, तो क्या है उसको लेकर, किसानों को लेकर? देखिए, किसान तो हमारे यहाँ जय जवान और जय किसान, कृषि प्रधान देश भारत को कहा जाता है और उत्तराखंड में भी ये बात ठीक है कि लगभग हमारे पास में 40-50% जो है कि ये फॉरेस्ट क्षेत्र है और बाकी भूमि पर आवासीय और कृषि भूमि है। कृषि को लेकर भी जो है कि छोटे छोटे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और इस क्षेत्र में छोटे छोटे कृषक उस पर जो है कि यहाँ पर सब्जियों का जो गोलापार क्षेत्र है, यहाँ पर जो है कि अच्छा टमाटर का और सब्जियों का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। हल्दू चौड़ क्षेत्र में गन्ना किसान और हमारी जो रबी और जायद और खरीफ की फसल होती है, वो तीनों फसलें जो है कि इस क्षेत्र के अंदर होती हैं। किसानों के लिए तो लगातार देखिए, चाहे केंद्र से लेके चाहे आप राज्य सरकार से लेके बहुत सारी योजनाएं जो है इन कृषि क्षेत्रों पर इसको प्रोत्साहन करने के लिए किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे ऋण, बहुत सारी सब्सिडी, वो बीज यहाँ पर हम उपलब्ध कराते हैं, किसानों को यंत्र उपलब्ध कराते हैं और कृषि उत्पादन, कृषि क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ऑर्गेनिक क्षेत्र पर भी जो है कि कृषि के लिए बहुत सारा कार्य इस समय कृषि विभाग के अंदर हो रहा है और इसको निरंतर जो है कि और आगे भी बढ़ाया जाएगा और सरकार इसके लिए बहुत काम कर रही है। चलिए, हम लोग आशा यही करते हैं कि किसानों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम आप लोग कर पाएंगे। रोज़गार का मुद्दा जो है सब तरफ छाया हुआ है, लाल कुआं में कैसे रोज़गार बढ़ेगा कि लगातार जो है लोग कह रहे हैं कि रोज़गार नहीं है? देखिए, रोज़गार की आप बात करेंगे तो जो 22,000 नियुक्तियां जो है कि कितने सालों से यहाँ डंप पड़ी थी और मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला कार्य जब मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार ग्रहण किया, आज देखिए कि 22,000 नियुक्तियां जो विभागों के अंदर खाली पड़ी थी उन पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। 15 अगस्त तक उन्होंने इसका अंतिम समय विज्ञापित करने का वो किया था और सारे जिन जिन विभागों में जो है कि ये नियुक्तियां थी, जहाँ रिक्त पद थे, उन पर भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई और रोज़गार के लिए आजकल मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो मैं बता रहा हूँ, केंद्र की हमारी योजनाएं हैं, उसके अंदर जो है कि कार्य योजनाएं चल रही हैं। यहाँ पर लोगों को बैंक से सरल उस पर ऋण दिलाया जाए। स्किल इंडिया के तहत हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग के तहत स्वरोजगार के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोग छोटे छोटे स्वरोजगार, छोटे छोटे रोज़गार अपने खोलें। इसको लेकर सरकार काम कर रही है और जितना रोज़गार और जितना स्वरोजगार मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, इतना स्वरोजगार देश के अंदर किसी पार्टी ने आज तक, देश को 75 साल आज़ाद हो गए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इतना रोज़गार इन्होंने आज तक दिया ही नहीं है कभी किसी ने। चलिए, ये जो आपके आंकड़े हैं जनता को सामने आप लोग लगातार रख भी रहे हैं, कोशिश करेंगे कि जनता इस चीज़ को समझ पाए और आपकी बात को कितना समझ पाती है वो हम लोग देखेंगे। और अगर कुछ आपको लगता हो कि कुछ जनता के, लाल कुआं क्षेत्र की जनता के लिए कोई एक संदेश देना चाहते हैं जो स्पेशल लगता हो आपके लिए, वो आप कहेंगे तो हमारे दर्शकों को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो आप कहना चाहेंगे तो? मैं ये कह सकता हूँ ज़रूर आपके न्यूज़ टुडे नेटवर्क के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी और ऐसी सरकार है जो जनता के दुख दर्दों को, जनता की समस्याओं को और अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक जो प्रकाश और जो विकास की किरण को पहुंचा सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचा सकती है। और जो हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको लेकर आज पूरे देश के अंदर जो है उस मूल मंत्र को लेकर, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकार काम कर रही है। और ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, सुरक्षित हाथों में रह सकता है, ये देश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथों में सुरक्षित रह सकता है। लोगों का आज विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और पुनः इस राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ऐसी मैं अपने क्षेत्रवासियों से अपील करता हूँ। बिल्कुल, आपने देखा कि किस तरह से पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी ने अपने दावे किए हैं, लाल कुआं क्षेत्र से टिकट को लेकर दावेदारी की है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को ही तय करना है कि वो टिकट किसको देते हैं, लेकिन आपके कुछ सवाल ऐसे ज़रूर होंगे बीजेपी के जो पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी जी हैं, उनसे अगर आप कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, जिससे वो आपको इन सवालों के जवाब भी दे पाएँ। नमस्कार।